नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो क्लास है आप सभी के लिए डे 2 की फॉर SGPGI यूपी UMS सेफई इटावा नॉर्सेट 2023 PGI चंडीगढ़ NHM एंड GMCH जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। विद एक्सप्लेनेशन आपको पॉइंट वाइज सब एक्सप्लेन किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लूंगी, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है। और एक पॉइंट और बोलूंगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा क्वेश्चन के ये पॉइंट्स ऊपर नीचे हो गए हैं तो इस पर थोड़ा ध्यान नहीं दीजिएगा। बाकी आप थोड़ा ये बनाने में ना, टाइपिंग करने में दिक्कत हो गई थोड़ी, उसके बाद ये एडिट नहीं हो रहा था। सो स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड प्रेशर रीडिंग शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द फिजिशियन। यानी कि बोला क्या है, चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको और आपको बोलना है इनमें से कौन सी रीडिंग है बीपी की जो आपको इमीडिएटली फिजिशियन को रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट क्यों करना है ये भी आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 130/98। नीचे से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। 138/82 यानी कि आपका सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज है बट डायस्टोलिक नॉर्मल है। तो ये इमीडिएटली रिपोर्ट करने वाली कंडीशन तो है नहीं, बट अटेंशन नीडेड है, बट इमीडिएटली रिपोर्ट करना काफी नीडेड नहीं है। उसके बाद 110/70 जो है आपका नॉर्मल बीपी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड आपका 140/88 mm ऑफ Hg है जो कि आपका सिस्टोलिक इंक्रीज है, डायस्टोलिक नॉर्मल है, बट आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करने की इतनी जरूरत है नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आ गया है 130/98। सो यहाँ पे आपका सिस्टोलिक इंक्रीज है और डायस्टोलिक भी इंक्रीज है, यहाँ पे दोनों बीपी इंक्रीज है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट क्यों है ये भी मैं बता देती हूँ आपको। बिकॉज अमंग द गिवन वैल्यूज, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए हाईएस्ट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना क्या इंडिकेट करता है, दिस इज द बेस्ट आइडिया रिलेटेड टू रिस्क फॉर द हार्ट डिजीज एंड द स्ट्रोक। बिकॉज डायस्टोलिक बीपी जब इंक्रीज होता है तो वो इंडिकेट करता है पेशेंट के हार्ट रिस्क को और स्ट्रोक के रिस्क को इंडिकेट करता है वो, ठीक है। तो अगर डायस्टोलिक बीपी पेशेंट का बढ़ता है, इंक्रीज रहता है, तो इमीडिएटली रिपोर्ट करना हमारा काम है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में, वेबर्स टेस्ट एंड रिनीज टेस्ट जो है क्रेनियल नर्व का, वो कौन सी क्रेनियल नर्व को असेस करने के लिए किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन था मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया था, तो वही क्वेश्चन, पहले मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, अब मैंने क्वेश्चन बना रखा है यहाँ पर। तो आपको मालूम होना चाहिए जो वेबर टेस्ट और रिनीज टेस्ट है ये क्रेनियल नर्व एड जो कि वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व हियरिंग नर्व होती है उसके फंक्शन को असेस करने के लिए किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क भी मैंने आपको इमेज में पिछले क्लास में दिखाया था। तो ये टेस्ट है जो विवर टेस्ट और रिनीज टेस्ट होता है, ठीक है। एंड क्रेनियल नर्व 8 जो है एकॉस्टिक एग्जामिनेशन होता है, एंड क्रेनियल नर्व 1 जो है 1 को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी, जो ऑप्शन में आपको मिला है। क्रेनियल नर्व फर्स्ट को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी जो कि स्मेल में हेल्प करती है, और क्रेनियल नर्व 2 जो है वो ऑप्टिक नर्व होती है, ठीक है, जिसको सिनेलन चार्ट आपने देखा होगा जिसमें ABCD लिखी होती है, उसे बोलते हैं सिनेलन चार्ट, उससे असेस करते हैं। और क्रेनियल नर्व 7 जो है फेशियल नर्व होती है साथियों। एंड नेक्स्ट है आपका, थोड़ा कलरफुल हो रहा है ये मिस्टेक हो गई है एडिटिंग में, और ये फिर री एडिट नहीं हो रहा था, तो इसकी वजह से अभी आने वाले क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है ऐसी दिक्कत में, बाकी सब ठीक हो जाएगा अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 5 मूवमेंट ऑफ हैंड वॉशिंग। यहाँ पे बोला है चार ऑप्शन में से कौन सा है जो कि 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन नहीं है, नॉट इंक्लूडेड है ही नहीं, और बाकी के 3 ऑप्शन इंक्लूडेड हैं 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन में। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। बिफोर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग में हमें हैंड वॉशिंग नहीं करनी होती है। अब आपको मैं पूरे 5 हैंड वॉशिंग के 5 मूवमेंट्स दिखा देती हूँ। तो सामने आप देख सकते हैं, सबसे पहला आपका क्या होता है,
बिफोर टचिंग द पेशेंट, पेशेंट को टच करने से पहले आपको करना है ताकि आप क्रॉस इन्फेक्शन ना करो पेशेंट को। सेकेंड है बिफोर क्लीनिंग असेप्टिक प्रोसीजर, किसी भी क्लीन और एसेप्टिक प्रोसीजर को करने से पहले बिफोर आपको हैंड वॉशिंग करनी है, जिससे कि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो जाए, जिसे हम बोलते हैं इट्रोजेनिक इन्फेक्शन। ओके। एंड थर्ड नंबर है आफ्टर द बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क, अगर कोई बॉडी फ्लूइड यानी कि बॉडी फ्लूइड सीरम है, ब्लड है, यूरिन है, ठीक है, या स्टूल है, ये सब बॉडी फ्लूइड का एक्सपोजर अगर आपको हुआ है तो आपको हैंड वॉश करना है, बिकॉज इसमें आपको इन्फेक्शन के चांसेस हैं। एंड ऑप्शन नंबर 4 में है आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, पेशेंट को टच करने के बाद, ताकि आप दूसरे पेशेंट को क्रॉस इन्फेक्शन ना कर दो, या पेशेंट को टच करने के बाद आपको इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए आफ्टर टचिंग द पेशेंट भी आपको हैंड वॉशिंग करनी है। एंड आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग, पेशेंट की सराउंडिंग को टच करने के बाद, यानी कि ओवर बेड साइड, ओवर बेड टेबल हो गई, बेड साइड लॉकर हो गए, पेशेंट का बेड हो गया, बेड लिनन हो गए, पेशेंट हो गए, पेशेंट की फाइल हो गई, ठीक है, पेशेंट के आर्टिकल्स रखे हैं, ये आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग भी आपको हैंड वॉशिंग करनी है। दिस इज द 5 मूवमेंट ऑफ हैंड वॉशिंग, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट, यहाँ पे पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स पूछा गया है सर्जरी का और एनेस्थीसिया का, कि एनेस्थीसिया और सर्जरी के बाद होने वाले साइड इफेक्ट्स जो है आपको 4 ऑप्शन में दे दिए गए हैं, और उनमें से कोई एक है जो साइड इफेक्ट नहीं होता है सर्जरी और एनेस्थीसिया होने के बाद, ठीक है। तो एनेस्थीसिया देने के बाद और सर्जरी के बाद वो साइड इफेक्ट नहीं होता है, जैसे कि पहला ऑप्शन दे रखा है थ्रोम्बोसिस फ्रॉम द कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स और स्टेसिस, ये साइड इफेक्ट सर्जरी और एनेस्थीसिया लेने के बाद हो सकते हैं पेशेंट्स में। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया या हाइपोथर्मिया, ये कंडीशन भी पेशेंट में देखी जा सकती है आफ्टर द सर्जरी। एंड नेक्स्ट इज मायोकार्डियल डिप्रेशन, ब्रेडिकार्डिया, सर्कुलेटरी कोलैप्स, ये कंडीशन भी पेशेंट को आफ्टर सर्जरी एंड एनेस्थीसिया लेने के बाद हो सकती है। सो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और डिहाइड्रेशन की कंडीशन पेशेंट में आफ्टर सर्जरी देखने को बहुत ही रेयरली मिलती है। क्यों मिलती है वो मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है नॉट द साइड इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया, बिकॉज जो हाइड्रेशन लेवल है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसे मेंटेन रखा जाता है एडिक्वेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी फ्लूइड से, आईवी फ्लूइड को एडमिनिस्टर किया जाता है बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सर्जरी, तीनों फेजेस में सर्जरी के आईवी फ्लूइड्स को मेंटेन और एडिक्वेट तरीके से पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जाता है, ताकि हम पेशेंट का डिहाइड्रेशन लेवल मेंटेन रख सकें। सो जो ये गिवन कंडीशन है, तो ये पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ सर्जरी एंड एनेस्थीसिया नहीं है। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्योरी दैट इन्वॉल्व द केयर एंड हेल्प थ्रू विच द क्लाइंट अटेन द टोटल सेल्फ केयर, उस थ्योरी के बारे में पूछा गया है जिसमें पेशेंट जो है टोटल सेल्फ केयर को अटेन करता है, ठीक है, जिसमें पेशेंट अपनी केयर कर सकता है, अपनी हेल्प कर सकता है। तो पहला है आपका नाइटिंगेल थ्योरी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी ने जो थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने बोला था कि पेशेंट की केयर करते वक्त, ट्रीटमेंट देते वक्त इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है, और इन्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए ही पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। ओरेम्स थ्योरी जो है सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी थी, जो कि ये राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। पेप्लाउस थ्योरी में आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप था, ठीक है, थेराप्यूटिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। एंड रॉयस थ्योरी में बोला गया था आपको रॉयस का अडेप्टेशन मॉडल क्रिएट किया गया था, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑरेम्स थ्योरी जो है एक सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी है जो पेशेंट को हेल्प करती है टू अटेन दी टोटल सेल्फ केयर, और नाइटिंगेल थ्योरी बोलता है इन्वायरमेंट एज अ फोकस ऑफ नर्सिंग केयर, नर्सिंग केयर का फोकस इन्वायरमेंट पे होना चाहिए, इन्वायरमेंट को देखते हुए। पेप्लाउ थ्योरी में फोकस किया गया था और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पेप्लाउ थ्योरी ने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे फोकस करते हुए नर्सिंग केयर की थी। एंड रॉयस थ्योरी जो बोलती है वो ये बोलती है रॉय डेवलप द एडेप्टेशन मॉडल एंड रॉय थ्योरी नॉन इज द रैम, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जीटीटी, जीटीटी एक एब्रिविएशन से क्वेश्चन आया हुआ है, जीटीटी क्या इंडिकेट करती है आपको वो बताना है। सो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन आपका है मिलीलीटर, दूसरा है ड्रॉप, तीसरा है गैलन और चौथा है लीटर।
सो आपका ना ड्रॉप करेक्ट है। जीटीटी ये शो करती है ड्रॉप पर मिनट, जीटीटी पर मिनट यानी कि ड्रॉप पर मिनट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे ना आईवी कैनुला से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। साइज ऑफ इंट्रावीनस कैनुला यूज्ड फॉर नियोनेट। नियोनेट के लिए जो आईवी कैनुला यूज होता है उसका साइज बताना है। 18 गेज, 20 गेज, 22 गेज एंड 24 गेज। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, जो 24 गेज का होता है वो नियोनेट्स में यूज होता है। नियोनेट, इन्फेंट एंड टॉडलर्स में 24 गेज का यूज होता है। ठीक है, 22 गेज जो होता है ये स्कूल एज के जो बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग एज में 22 गेज का यूज होता है। और आईवी फ्लूइड्स देने के लिए भी 22 गेज यूज होता है। ठीक है, 18 गेज एंड 20 गेज का जो कैनुला है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड प्रोडक्ट्स, ब्लड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उन्हें यूज करने के लिए, उन्हें एडमिनिस्टर करने के लिए 20 से 18 गेज का यूज किया जाता है कैनुला। तो नीचे आप देख सकते हैं जो मैंने आपको समझा दिया है सब वही लिखा है। तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, नर्स एंटर अ रूम एंड फाइंड द क्लाइंट लाइंग ऑन द फ्लोर। नर्स ने जैसे ही पेशेंट के कमरे में एंटर करा तो उसने देखा कि जो पेशेंट है वो फर्श पे लेटा हुआ है। ठीक है, विच एक्शन शुड नर्स परफॉर्म फर्स्ट। तो उसको देखते के साथ सबसे पहले नर्स क्या करेगी, ठीक है, सबसे पहले क्या करेगी नर्स, 4 ऑप्शन में देख के बताना है आपको। Ask the client what happened. Option number B, call for the help to get the client back in the bed. या option number C, establish whether the client is responsive. या option number D, assist the client back to the bed. सो आपको जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना है सबसे पहले, उसके अलावा कोई काम नहीं है, सबसे पहले पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी है असेस द पेशेंट कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन रिस्पॉन्स को चेक करना है। ठीक है, असेस द रिस्पॉन्स द पेशेंट, फर्स्ट सबसे पहला है, फर्स्ट थिंग चेक द रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट, विच इज देन फॉलो बाई कॉलिंग फॉर द हेल्प, उसके बाद कॉल करनी है हेल्प के लिए, प्लीज हेल्प प्लीज हेल्प, या अगर आपके पास वहां पर टेलीफोन है तो टेलीफोन में आपको नंबर डायल करना है। देन असिस्ट द क्लाइंट बैक टू द बेड एंड आस्क द क्लाइंट टू एक्सप्लेन द इंसिडेंट्स, पेशेंट को बेड पे लेटाना है वापस उसकी पोजीशन पे और कॉल भी करना है। ठीक है, उसके बाद आपको चेक करना है पर्सन का एयरवे ब्रीथिंग एंड पल्स, एयरवे ब्रीथिंग पल्स चेक करना है इफ नेसेसरी, अगर नेसेसरी है कि पल्स एंड रेस्पिरेशन एब्सेंट है तो सीपीआर बिगिन कर देना है पेशेंट का। ओके, सो नेक्स्ट इज द कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो। अब यहाँ पे कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो पूछा गया है किसका, एडल्ट का, देख लेना एडल्ट का बोला है और सीपीआर देना है और 2 रेस्क्यूअर है। क्वेश्चन में बोला है कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेट और वो भी एडल्ट के लिए बोला गया है और इस केस में 2 रेस्क्यूअर है। सो ऑप्शन 4 है आपका राइट आंसर। मैं डायरेक्ट बता दूं बहुत इजी क्वेश्चन है, आप भी समझ गए होंगे इसका क्या आंसर है, तो इतना डीप में मैं इस क्वेश्चन को क्या ही समझाऊं, है ना। तो 30:2 आपको पता है, अगर रेस्क्यूअर सिंगल है तो आपका 30:2 होगा और अगर रेस्क्यूअर 2 है तो भी आपका 30:2 होगा इन द केस ऑफ एडल्ट ओनली। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फैक्टर दैट इंटरफेयर करेक्ट फंक्शन ऑफ पल्स ऑक्सीमीट्री। यहाँ पे बोला है उस फैक्टर के बारे में बताना है जो इंटरफेयर करता है करेक्ट फंक्शन ऑफ पल्स ऑक्सीमीट्री, इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट 1, यानी कि बोला गया है 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 में से कोई एक ऐसा फैक्टर है जो पल्स ऑक्सीमीट्री के फंक्शन को करेक्ट मतलब इंटरफेयर नहीं करता है। बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो पल्स ऑक्सीमीट्री को करेक्ट फंक्शन करने से रोकते हैं और कोई एक ऑप्शन है जो कि इंटरफेयर नहीं करता है, इसलिए एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, दूसरा है हाइपरटेंशन, तीसरा है पल्स वॉल्यूम एंड चौथा है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। सो आपका राइट आंसर है हाइपरटेंशन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डीप में जान लेते हैं। तो यहाँ बोला गया है सेवरल फैक्टर कैन इंटरफेयर विद द करेक्ट फंक्शन ऑफ पल्स ऑक्सीमीट्री। काफी सारे फैक्टर हैं जो पल्स ऑक्सीमीट्री के करेक्ट फंक्शन को इंटरफेयर करते हैं, जैसे कि सबसे पहला है ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट जो होती है ना वो पल्स ऑक्सीमीट्री के फंक्शन को इंटरफेयर करती है।
जैसे कि ऑपरेशन थिएटर की जो लाइट्स होती हैं, या सनलाइट हो गई डायरेक्ट, ठीक है, जो कि डायरेक्ट प्रोब पे पड़े, जो डायरेक्ट प्रोब पे आएगी ना, अफेक्ट करेगी वो रीडिंग को, ठीक है। और दूसरा है शिवरिंग। शिवरिंग मूवमेंट जो होती है, इट डिफिकल्ट फॉर द प्रोब टू पिक अप द सिग्नल। अगर पेशेंट को शिवरिंग, राइगर की कंडीशन काफी ज्यादा है, शिवरिंग ज्यादा हो रही है पेशेंट को, तो उसमें क्या है, जो प्रोब है वो सिग्नल गलत तरीके से लेगा, तो उसकी जो रीडिंग है वो भी गलत तरीके से आएगी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट है आपका पल्स वॉल्यूम। अब पल्स वॉल्यूम के बारे में जान लेते हैं। द ऑक्सीमेट्री ओनली डिटेक्ट द पल्सेटाइल फ्लो, मतलब कि पल्स का जो वॉल्यूम है, पल्स का जो फ्लो है वो पल्सेटाइल होना चाहिए, यानी कि रेगुलर होना चाहिए। व्हेन द बीपी इज लो, अगर बीपी लो होगा ड्यू टू हाइपोवोलेमिक शॉक, तो कार्डियक आउटपुट ऑब्वियसली लो होगा, जिससे कि पेशेंट को एरिथमिया की कंडीशन होगी, जिससे कि पल्स काफी वीक होगी और ऑक्सीमीट्री जो है वो सिग्नल पुअर लेगा, जिसकी वजह से पल्स ऑक्सीमीट्री की रीडिंग गलत होगी, ठीक है। नेक्स्ट है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होगा, ब्लड फ्लो लो हो जाएगा, पेरिफेरल ब्लड फ्लो लो हो जाएगा, तो ऑक्सीमेट्री क्या है, सिग्नल ठीक तरीके से लेगी नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से रीडिंग गलत आएगी। नेक्स्ट है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को फॉर्म करता है, जिससे कि ये इश्यू देखे जाते हैं, कि ये इश्यू तब देखे जाते हैं जब फायर होती है। अगर घर में फायर होती है तो जो घर के जो लोग होते हैं ना, फायर में जो लोग होते हैं, वो स्मोक इनहेल करते हैं, जिससे कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से डेथ हो जाती है पेशेंट्स की, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से भी, पॉइजनिंग की वजह से भी जो पल्स ऑक्सीमेट्री है गलत रीडिंग डिटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर रिसीविंग अ पेशेंट फ्रॉम ओटी फॉलोइंग कार्डियक सर्जरी मोस्ट प्रायोरिटी, यानी कि पेशेंट ओटी से आया है, कार्डियक सर्जरी हुई है पेशेंट की और ओटी से अभी अभी रिसीव करा है, तो सबसे पहला मोस्ट प्रायोरिटी पूछा है, यानी कि कार्डियक सर्जरी से आने के बाद, कार्डियक सर्जरी से ओटी से डायरेक्ट आने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, कुछ और नहीं करना है, सबसे पहले वही करना है। क्या करना है, कनेक्ट द पेशेंट टू कार्डियक मॉनिटर। हाँ, कार्डियक मॉनिटर से कनेक्ट तो जरूर करना है, मना नहीं है, करना है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चेक दी वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, हाँ वाइटल साइन भी करेंगे, बट मोस्ट प्रायोरिटी नहीं है कि तुरंत आते के साथ ही वाइटल साइन करने लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, स्टार्ट दी मेडिकेशन एंड आईवी फ्लूइड्स, ये भी जरूरी है, बट तुरंत नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अभी केस आ गया है एबीसी का। अगर आप एबीसी को देखेंगे तो ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीथिंग एंड सी फॉर सर्कुलेशन, और अगर यहाँ पे एबीसी का केस लग रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन बी पे आप ध्यान देंगे, इंश्योर द पेटेंट एयरवे, तो यहाँ पे एबीसी वाला केस लग गया है, तो ए फॉर पेटेंट एयरवे, चाहे ऑप्शन में कुछ भी लिखा हो दोस्तों, बट अगर आप क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हैं ना तो ए बी सी जरूर करना। अगर ए बी सी से रिलेटेड कोई ऑप्शन लिखा है तो वही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, अगर वो नहीं होता है तो उसके बाद जो आपको ठीक लगता है फिर वो आंसर होगा, बट यहाँ पे अभी इंश्योर द पेटेंट एयरवे जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद बाकी के ऑप्शन आपके आएंगे इंटरवेंशन में, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन for the patient, priority nursing intervention for the patient during immediate post-op period, immediate post-op period में प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन बताना है पेशेंट के लिए, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, इमीडिएट का मतलब है अभी अभी ओटी से पेशेंट तुरंत आया है, तुरंत जैसे ही पेशेंट ओटी से आता है तो इमीडिएटली जो प्रायोरिटी होती है वो क्या होती है, ऑब्जर्व फॉर द हैमरेज, मेंटेन द पेटेंट एयरवे, रिकॉर्ड द इनटेक आउटपुट एंड चेक द वाइटल साइन एवरी 15 मिनट्स। तो आपका सारे ही चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, बट यहाँ पे प्रायोरिटी पूछी है, आपको पेशेंट का हैमरेज ऑब्जर्व करना है, करेक्ट है, इनटेक आउटपुट भी आपको रिकॉर्ड करना है, करेक्ट है, वाइटल साइन हर 15 मिनट में लेना है, ये भी करेक्ट है, बट यहाँ पे एबीसी वाला केस फिर से लग गया है आपको, जैसे मैंने बताया था टू मेंटेन द पेटेंट एयरवे, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the percentage and the flow of oxygen in red flow venturi mask। अब यहाँ पे वेंचुरी मास्क का क्वेश्चन आ गया है, और वेंचुरी मास्क कौन सा है, रेड कलर का है, तो रेड कलर के वेंचुरी मास्क में ऑक्सीजन फ्लो विद परसेंटेज कितना रहता है। चार ऑप्शन है, पहला बोला गया है 31% रहता है 6 लीटर पर मिनट,
या 40% रहता है 10 लीटर पर मिनट, 35% होता है 8 लीटर पर मिनट, या 60% होता है 15 लीटर पर मिनट। आपका जो राइट आंसर है, रेड कलर की वेंचुरी मास्क में 40% का ऑक्सीजन होता है और 10 लीटर पर मिनट उसकी फ्लो होता है। ठीक है, सो द नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। जो ब्लू कलर का वेंचुरी मास्क है, आप यहाँ पे पढ़ लें, लाइन से लिखा है, ब्लू से 24%, व्हाइट से 28%, ऑरेंज से 31%, येलो से 35%, रेड से मिलता है 40% और ग्रीन से मिलता है 60%। तो हाईएस्ट अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा आ जाए कि हाईएस्ट ऑक्सीजन फ्लो परसेंटेज ऑफ वेंचुरी मास्क, तो आपको ग्रीन का बताना है। ग्रीन जो है 60% देता है। ठीक है, और कभी लोएस्ट आ जाए तो लोएस्ट आपका है ब्लू वाला 24%। ओके, so the next question is color coding for the oxygen cylinder। ऑक्सीजन सिलेंडर की कलर कोडिंग के बारे में पूछा गया है। तो पहला है आपका ऑल ब्लैक, जो कि आपके नाइट्रोजन में होता है। ठीक है, ग्रे, लाइट ब्लू एंड ब्लैक विद वाइट शोल्डर। सो द राइट आंसर इज ब्लैक विद वाइट शोल्डर। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ इमेज एक बार ऐसे। ये एक सिलेंडर है, ये आपका वाइट होगा, ये आपका ये आपका ब्लैक होगा, और ये जो शोल्डर है ये आपका वाइट होगा। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट शोल्डर्स। सो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज नाइट्रस ऑक्साइड जो है ब्लू कलर के में होता है। ठीक है, ब्लू कलर के सिलेंडर में नाइट्रस ऑक्साइड, आप याद रखना, नाइट्रस ऑक्साइड ब्लू कलर के सिलेंडर में होता है, और ऑक्सीजन जो है ब्लैक सिलेंडर विद वाइट कैप, एंड नाइट्रोजन जो है फुल ब्लैक कलर। ठीक है, फुल बॉडी ब्लैक होती है नाइट्रोजन की केस में। फिर से रिपीट करेंगे, नाइट्रोजन के केस में फुल बॉडी ब्लैक होती है, ऑक्सीजन के केस में फुल बॉडी ब्लैक होती है और वाइट शोल्डर्स होते हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड के केस में लाइट ब्लू कलर होता है सिलेंडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल परफॉर्मिंग द लंबर पंचर, वाइल परफॉर्मिंग द लंबर पंचर इन द एडल्ट द नीडल इज इंसर्टेड। यानी कि अगर पेशेंट का एलपी करने जा रहे हैं, और किसका, एडल्ट का, यहाँ पे कोई बच्चे की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एलपी में एडल्ट की बात हो रही है, एडल्ट का एलपी करने जा रहे हैं, तो नीडल को कहाँ इंसर्ट करना है। 4 ऑप्शन है, L3 L4 से L4 से L5, दोनों ऑप्शन ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, L3 L4 को प्रिफर्ड करते हैं एंड L4 L5 को भी प्रिफर्ड करते हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, इसमें ऑप्शन को एक्सप्लेन करने वाली कोई बात ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका आ गया है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशंस आर ट्रू। बोला गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशन आर ट्रू व्हाइल रिकॉर्डिंग द ओरल टेम्परेचर ऑफ पेशेंट एक्सेप्ट 1। यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और वो चारों में से 3 ऑप्शन जो है वो ट्रू है रिगार्डिंग द प्रिकॉशन ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ओरल टेम्परेचर। यानी कि अगर हम ओरल टेम्परेचर पेशेंट का ले रहे हैं, तो उसमें कौन कौन सी प्रिकॉशन हमें लेनी है, 3 दे रखे हैं, और कोई एक है जो राइट प्रिकॉशन नहीं है, वो गलत लिखा हुआ है, एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर शुड बी डन ऑन द फिक्स टाइम ऑफ द डे। ये एकदम करेक्ट बात बोली गई है, क्योंकि ये प्रिकॉशन राइट है रिगार्डिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ ओरल टेम्परेचर। एंड नेक्स्ट है आपका बी में, इट इज मेजर्ड एटलीस्ट 3 मिनट आफ्टर कीपिंग द थर्मामीटर सबलिंगुअली विद लिप्स क्लोज्ड। ये भी करेक्ट है, 3 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए इसे सबलिंगुअली रखा जाएगा और लिप को क्लोज किया जाएगा, तो ये भी करेक्ट है। नॉट टू रिकॉर्ड इन द पेशेंट्स हु हैव रिसेंटली स्मोक्ड। अगर पेशेंट ने रिसेंटली अभी स्मोकिंग करी है, तो अभी फिलहाल के 20 से 30 मिनट के लिए हमें ओरल टेम्परेचर नहीं लेना है। तो तीनों ही सही है, तो एक्सेप्ट वाला जो आपका ये निकलेगा, बिकॉज इसमें लिखा है ऑक्सीजन इनहेलेशन अगर पेशेंट को ऑन है तो उसको स्टॉप कर देना है बिफोर रिकॉर्डिंग द ओरल टेम्परेचर, जो कि एकदम रॉन्ग है रिगार्डिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ ओरल टेम्परेचर। सो द राइट आंसर इज दिस, ऑप्शन नंबर डी। ओके, एंड द नेक्स्ट इज व्हेन द पेशेंट वॉमिट। अगर पेशेंट ने उल्टी करी है, वॉमिट करी है, तो क्या होगा,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टू प्रिवेंट, बोला गया है पेशेंट वॉमिटिंग कर रहा है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू प्रिवेंट। क्या प्रिवेंट करेंगे उस टाइम पे, नर्सिंग का ऑब्जेक्शन क्या है, रप्चर ऑफ सूचर लाइन, जो कि इनकरेक्ट है, जबकि ऑपरेशन की बात ही नहीं करी है, यहाँ पे कोई सर्जरी की बात ही नहीं करी है, तो सूचर लाइन कैसे रप्चर होगी। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, नो दिस इज रॉन्ग, वॉमिटिंग की कंडीशन में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता ही नहीं है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन क्रिएट होती है इन वॉमिटिंग। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को हम अभी यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है एस्पिरेशन। एस्पिरेशन अभी इन 4 ऑप्शन के रिगार्डिंग में करेक्ट है, बिकॉज अगर पेशेंट वॉमिटिंग कर रहा है तो एस्पिरेट भी कर सकता है वॉमिटर्स को, जिससे कि पेशेंट को काफी ज्यादा दिक्कत और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, वॉमिटिंग के टाइम पे नर्सिंग का ऑब्जेक्शन होना चाहिए टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा डिहाइड्रेशन के बारे में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिशियन ऑर्डर्ड ओरल एज वेल एज नेजल सक्शन टू द क्लाइंट। फिजिशियन ने क्या बोला है, ओरल सक्शन भी करना है, नेजल सक्शन भी करना है, तो सबसे पहले सक्शन किसको करोगे, ओरल करोगे या नेजल करोगे, तो यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है माउथ, नोज, वेयर द सिक्रेशन मोर, यानी कि जहां पे सिक्रेशन ज्यादा होंगे वहां करेंगे पहले, वेयर द सिक्रेशन इज लेस, जहां पे सिक्रेशन बहुत कम होंगे उससे पहले करेंगे। सो द राइट आंसर जो है आपका माउथ है। ठीक है, हमेशा याद रखना, लेस कंटेमिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड। ओके, तो याद रखना लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड हमेशा चाहते हैं, तो लेस कंटामिनेटेड है माउथ, तो सबसे पहले माउथ का करेंगे। मोर कंटामिनेटेड है आपकी नोज, तो सेकंड में करेंगे नोज। अब हम ABCD जब पढ़ते हैं, ABCDE अल्फाबेट्स जो होती हैं, M सबसे पहले आता है, उसके बाद N आता है, तो याद रखना M कम फर्स्ट देन N। ओके, माउथ फर्स्ट, नोज सेकंड। Always do suction in the mouth, then the nose, because doing suction first in the nose will stimulate the pharynx and cause the aspiration। एक और इसका रीजन है, अगर नोज को पहले हम करेंगे सक्शन तो इससे pharynx जो है स्टिमुलेट होगा और इससे एस्पिरेशन कॉज हो सकता है। सो अवॉइड दिस एंड ऑलवेज डू द सक्शन फर्स्ट इन द माउथ। इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए सबसे पहले हमें माउथ में करना होता है सक्शन। And the next question is method used to reconfirm the position of NG tube। NG tube यानी कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को जो है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब ऑलरेडी पेशेंट को प्लेस करी हुई है। ठीक है, अब जब क्या करना है, अब जब जितनी बार भी ईच फीडिंग जब पेशेंट को देंगे, अब दिन में 4 बार दे रहे हैं तो चारों बार हमें पेशेंट की एनजी ट्यूब की पोजीशन रिकन्फर्म करनी होगी, बिकॉज प्लेस में डालने के बाद वो वहां से डिस्प्लेस हो जाती है, इसीलिए। ओके, तो पहला है बाय डिपिंग द टिप ऑफ ट्यूब इन बाउल ऑफ वाटर। एक कटोरी में पानी लेंगे, पानी लेने के बाद उसकी जो एंड वाली टिप है, एक टिप है स्टमक में और दूसरी टिप बाहर है, विजुलाइज, उस टिप को बाउल में डालेंगे। अगर बबल्स उठते हैं तो इससे रिकन्फर्म हो जाएगा कि पेशेंट की जो ये हमारी जो ये टिप है ये स्टमक में नहीं है, ये लंग्स में चली गई है, तभी बबल्स आ रहे हैं। तो इससे कंफर्म होगा कि बबल्स आ रहे हैं तो ये लंग्स में है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज पुशिंग सम एयर एंड ऑस्कल्टेट। क्या करेंगे, पेशेंट का जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में पेशेंट के स्टेथोस्कोप प्लेस करेंगे और 5 से 10 ml की सिरिंज, 5 ml की नहीं लेते हैं, 10 ml की हमेशा लेते हैं, 5 ml की अवॉइड करनी होती है सिरिंज। सो 10 ml की सिरिंज में एयर फिल करेंगे और उसे तुरंत पुश करेंगे, और ऑस्कल्टेशन करने से हमें क्या होगा, वहाँ पे साउंड सुनाई देगा स्टेथोस्कोप में, जिससे कि हम रिकन्फर्म कर सकते हैं कि पेशेंट की पोजीशन करेक्ट है। एंड नेक्स्ट है पीएच। अब एस्पिरेशन करेंगे, 50 ml की सिरिंज लेंगे और उससे एस्पिरेट करेंगे फ्लूइड को। ठीक है, उसमें अगर फ्लूइड आएगा तो पीएच जो पेपर होता है, पीएच चेक करेंगे और उससे भी कंफर्म हो जाएगा हमें।
और ऑप्शन नंबर डी में बोला है ऑल ऑफ दी अबव। तो जो तीनों आपको मैंने ऑप्शन दिखाए हैं, तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं आपके। तो ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखी है। अभी तो आपको हमने बोला था रिकन्फर्म करने के लिए। ठीक है, अब दिन में अगर 5 बार फीडिंग देंगे तो 5 बार हम एक्सरे तो कर नहीं सकते पेशेंट का, तो रिकन्फर्म करने के लिए 3 मेथड हैं। ठीक है, बट अगर एग्जाम में आपके पास आता है गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द एनटीजी प्लेसमेंट कंफर्मेशन, गोल्ड स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं कि जो एनजी ट्यूब की प्लेसमेंट है, गोल्ड स्टैंडर्ड बताओ कि कैसे कंफर्म कर सकते हैं प्लेसमेंट को, तो आपको लिखना है भाई एक्सरे। ठीक है, एक्सरे लिखना है। एक्सरे जो है गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर एनजी ट्यूब प्लेसमेंट कंफर्मेशन बिकॉज दे कैन विजुलाइज द कोर्स ऑफ एनजीटी ट्यूब। सो यहाँ पे लिखा है डिपिंग टिप ऑफ द ट्यूब इन वाटर टू ऑब्जर्व द एयर बबल्स, पुशिंग सब एयर एंड ऑस्कल्टेटिंग and pH testing of aspirated fluids are the method used to reconfirm the NG tube position each time before administer feeding because of the tube can become displaced later। So ये सारी कहानी जो मैंने पढ़ी है मैंने अभी बता दी है आपको सब कुछ। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। ऐसे ही तैयारी करते रहना चैनल पे, डेली वीडियोस और डेली क्लासेस मैं आपको दे रही हूँ आपकी SGPGI नॉर्सेट यूपी UMS के लिए। तो देखते रहिएगा डेली वीडियोस को, अपनी तैयारी हमेशा चालू रखिएगा, बंद नहीं करना है। चैनल को अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साइड में सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना और आगे अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।